ओवरवेट से लेकर ओबेसिटी का क्या डिफरेंस है? अगर आपकी जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है इज मोर देन 90 सेंटीमीटर इन मेल एंड इज मोर देन 80 सेंटीमीटर इन फीमेल, तब उनको कहते हैं दिस इज अबनॉर्मल। नॉर्मली हमारे लीवर के ऊपर फैट नहीं होता, किडनी के ऊपर नहीं होता, पेनक्रियास के ऊपर नहीं होता, लेकिन ऐसे जो पेशेंट होते हैं पर्टिकुलरली जिनमें विसरल फैट ज्यादा होता है, ये लीवर के चारों तरफ जम जाता है, पेनक्रियास के चारों तरफ जम जाता है, किडनी के चारों तरफ जम जाता है, हार्ट के चारों तरफ जम जाता है, इट विल किल योर ऑर्गन्स। पहला साइन क्या होगा जिससे मुझे पता चले कि मेरा विसरल फैट बढ़ रहा है? मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे माइट बी हैविंग इवन ए नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, इवन दे डोंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द ओबेसिटी, बट स्टिल उनका जो बॉडी फैट है इट इज वेरी हाई, दे लुक थिन बट दे आर फैट। दिस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ओबेसिटी से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, एंडलेस नंबर ऑफ लिस्ट। सो किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस या हैबिट्स या लाइफस्टाइल चेंजेस आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हो टू डील विद ओबेसिटी? केवल डाइट एंड एक्सरसाइज कैन नॉट सस्टेन योर वेट फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम। इट इज अ इंटरप्ले, जीन्स, फूड इंटेक, हार्मोनल बैलेंस एंड द एनवायरनमेंट। पहला जो गेम चेंजर था जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया वो था समाग्लोटाइड। सोशल मीडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि हर एक की जबान पे एक नाम था, ओज़ेम्पिक, वीगोवी, ओज़ेम्पिक, वीगोवी। कि लोग मुझसे कहते थे, आते थे, डॉक्टर साहब मुझे ओज़ेम्पिक दे दो, ये नहीं कहते थे मुझे ओबेसिटी ट्रीट करो। WHO का इसके ऊपर क्या कहना है? गुड लुकिंग मीन्स आपका जो बॉडी वेट हो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए और आपका जो एब्डोमेन है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए। केवल 15 या 20% वेट लॉस से आप बच सकते हैं डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से। अगर आप या आपके सर्कल में कोई भी ओवरवेट है तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आज की इस डिस्कशन में हमने ओबेसिटी को सिर्फ एक लाइफस्टाइल के एंगल से नहीं बल्कि एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डाइट, लाइफस्टाइल ये सब चीजें ठीक होती हैं, फिर भी वो अपने वेट को मैनेज नहीं कर पाते। एंड टेल मी समथिंग, एक ऐसी प्रॉब्लम जो अपने साथ 300 और बीमारियों को लेकर आती है, हाउ कैन इट नॉट बी अ मेडिकल कंसर्न? तो इस बार वर्ल्ड ओबेसिटी डे के मौके पर आज हमारे साथ हैं इंडिया टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर S.K. वांगनू। इन्हें इस फील्ड में 40 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड डिसफंक्शन, हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे कि PCOD, इन सब सब्जेक्ट्स में इनकी मास्टरी है। इस तरह के एक्सपर्ट्स और इंडिया के टॉप डॉक्टर्स को हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं ताकि आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट क्रेडिबल नॉलेज का एक्सेस मिल सके और आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो हमें इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए और इन सभी एपिसोड्स का पूरा फायदा लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बंदा ओबीज होता है, थोड़ा ओवरवेट होता है, हम सीधा बोलते हैं डाइट अच्छी नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं करता होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा। बट हम ये शायद भूल जाते हैं कि कुछ और भी हो सकता है, कोई डीपर रीजन भी हो सकता है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ हार्मोन चैलेंज भी हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उन लोगों तक पहुँचे जो सही डाइट लाइफस्टाइल के बावजूद भी ना ओबेसिटी से फाइट नहीं कर पा रहे। और आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस, आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट पीपल विल बी एबल टू डील विद इट इन अ मच बेटर वे। सो सर, मैं देख रही थी कि जो ओबेसिटी है काफी साल पहले इसको क्रॉनिक डिसीज डिक्लेयर कर दिया गया है, ग्लोबल पैंडेमिक की तरह कंसिडर की जाती है। प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एज अ डॉक्टर हाउ डू यू डिफाइन ओबेसिटी? व्हेन डू यू से कि दिस पर्सन इज ओबीज? वो ओवरवेट से लेकर ओबेसिटी का क्या डिफरेंस है? फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ओबेसिटी, जिसको हम हिंदी में मोटापापन कहते हैं, वॉज बेसिकली व्यूड एज हैविंग हायर बॉडी मास इंडेक्स। सो BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। आप चाहें तो अभी अपना कैलकुलेटर ऑन करके अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है योर वेट इन kg डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर का स्क्वायर। सो मान लेते हैं अगर किसी का वेट 60 किलोग्राम्स है और उनकी हाइट है 1.5 मीटर्स, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। सो 60 डिवाइडेड बाय 2.25,
0.66. So अभी अपना BMI कैलकुलेट करें और कमेंट करके बताएं. That tells you whether you fall in the category of overweight or obesity. The criteria जो है वो Asian Indians के लिए थोड़े change हैं Okay. as compared to the Caucasians, the Western countries. The definition of overweight is between 23 to 25 BMI. And more than 25 we classify as obesity. And initially जो लोग कहते थे कि हाँ more than 25 कुछ भी हो सकता है, 25, 30, 40, तो लोगों को बताया गया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. Right. So more than 25, more than 30, more than 40, class 1, 2 and 3. ये simple classification था long time back just to tell people how serious is the condition because of your overweight. So ये एक standard Standard था. benchmarks थे. तो over the years देखा गया कि all over the world the Indians are peculiar. Why we Indians are peculiar? Because we have a distinct phenotype. Phenotype means आपका शरीर कैसा दिखता है. How you look, उसको हम बोलते हैं phenotype. Most of the Indians, they might be having even a normal body mass index. Even they don't fall in the category of the obesity, but still उनका जो body fat है, it is very high. एक जमाने हम कहते थे कि this Indian phenotype is called thin fat phenotype. They look thin, but they are fat. Oh. ये जो फैट है, दिस इज abnormal fat collection around your waist, around your hip, in the internal organs, around the liver, pancreas, and kidneys, and the heart. तो ये जो सब चीजें जो abnormal fat collection हो जाता है, this is the mother of all diseases. Oh. Obesity is the mother of all diseases, not by sheer look of your body shape, but you have to do something different. You have to see how much body fat you are having in your body. Right. And there are very simple measures to have your body fat measurement. You know, कोई बहुत high-tech instrument की जरूरत नहीं है. You need only 1 inch tape. And I tell my patient with the inch tape measure your waist circumference. अगर आपकी जो waist circumference है is more than 90 centimeter in male and is more than 80 centimeter in female, तब हम उसको कहते हैं दिस इज abnormal. कितना एबनॉर्मल? ये ओवरवेट है या ये ओबेसिटी है? ओबेसिटी कहेंगे ये इसको. ओबेसिटी है. क्योंकि हमारे इंडियंस में तो भाई बॉडी मास इंडेक्स में भी नॉर्मल, बट स्टिल ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. ये जो बैड बेली फैट है ना, व्हाट यू कॉल द पुलिस फोर्स एंड एवरीथिंग, इफ वी इंडियंस आर हैविंग यू नो द protruded belly and we all are so okay with it. Absolutely. We see हाँ खाते पीते घर का है भाई. कहते हैं खाते पीते घर का है कि थोड़ी सी बेली तो नॉर्मल है, खाते पीते घर का है. Yes, ancient days मम्मी कहती थी यार बेटा तुम बहुत दुबले दिख रहे हो, जबकि वो हेल्दी था. ये खाओ वो खाओ, वेट जब थोड़ा वेट गेन कर लगा, आज तुम ठीक लग रहे हो. कहने का मतलब ये उस समय जो कंसेप्ट था कि लीन एंड थिन जो बॉडी इमेज था, दैट वर कंसिडर्ड टू बी बैड. राइट. थोड़ा और वेट गेन करो, थोड़ा और फैट गेन करो, जिसे कहते हैं चबी फेस, जो कहते थे हाँ ये अच्छा बच्चा है. हाँ, वो ऐसे भरा भरा लटकते रहे चीक्स हो तो ये सब अच्छा है. इट हैज टू बी चेंज्ड. ओबेसिटी एंड द कंसेप्ट हैज टू बी अ गेम चेंजर. हमारे लोगों के माइंड से ये सारी जो जितने भी मिसकंसेप्शन है उनको हटाना चाहिए, सो दैट दे आर रेडी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. Mothers during their pregnancy, सासू माँ will say, okay खाओ खाओ खाओ, बेबी अच्छा होगा, तुम्हारा मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा. उससे क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे भी ज्यादा खाती हैं. दैट इज द इनिशियल रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडल्ट ऑनसेट ओबेसिटी. लेकिन एक और चीज गुंजा मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में देयर इज अ पैराडॉक्स में कि कुछ भी हो सकता है. जो मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, गाँव में देखोगे बड़ी बड़ी जगह जहाँ पर औरतों को खाना नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उनके भी जो बेबी पैदा होता है ना कि दे आल्सो बिकम ओबीज लेटर ऑन. ओके. सी द पैराडॉक्स, ओवर न्यूट्रिशन एंड द माल न्यूट्रिशन. उससे जो उनके बच्चे पैदा होंगे उनमें ओवरवेट हो सकता है और सारी मेटाबॉलिक जितने भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती हैं वो सारी हो सकती है. So even malnutrition can lead to obesity. India is a very peculiar country. This is a paradox. Lot of studies जो है इंडिया में हुई हैं इसके ऊपर देखने के लिए कि भाई malnourished mothers में
ओवर नरिश मदर में उनके बच्चों में क्या होता है? क्या कॉमन ट्रेंड्स आपने कॉमन notice ट्रेंड्स करे ये हैं? दिया है कि इसमें दे गेट लॉट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस लेटर ऑन, एंड when they followed these children for years and years together, some of them develop diabetes, blood pressure, high cholesterol, so many things, heart disease. तो ये जो चीजें लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ, गुड लुकिंग डजंट मीन कि यार आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत खाते पीते के. गुड लुकिंग मीन्स आपका जो बॉडी वेट हो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, और आपका जो एब्डोमेन है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए, जो कि किसी का नहीं है जो आजकल. कि किसी का नहीं है. बिल्कुल सही बात है. बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पर हमें शायद ये एड्रेस करना चाहिए कि ऑल फैट इज नॉट इक्वल. वी हैव विसरल फैट, वी हैव सबक्यूटेनियस फैट, वी हैव बेली फैट. तो इन तीनों में डिफरेंस है और इन तीनों को एड्रेस करना ही ज़रूरी है. अगर आपका बाहर से फैट नहीं दिख रहा बट अगर ऑर्गन्स के अराउंड फैट है जिसे हम विसरल फैट करते हैं तो शायद वो और भी ज़्यादा डेंजरस है. ये जो हम फैट की बात करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल बैड मेटाबॉलिक फैट. उससे क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं वेरियस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन. मैं हिंदी में इसको बोलूँगा, ऐसे पदार्थ, ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन मीन्स बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करते हैं. एक होता है एक्टोपिक फैट, वो भी बैड मेटाबॉलिक फैट है. नॉर्मली हमारे लीवर के ऊपर फैट नहीं होता, किडनी के ऊपर नहीं होता, पेनक्रियास के ऊपर नहीं होता. लेकिन ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो कि ओबीस होते हैं, पर्टिकुलरली जिनमें विसरल फैट ज़्यादा होता है, ये लीवर के चारों तरफ जम जाता है, पेनक्रियास के चारों तरफ जम जाता है, किडनी के चारों तरफ जम जाता है, हार्ट के चारों तरफ जम जाता है. इट विल किल योर ऑर्गन्स. ये एक्टोपिक फैट. लीवर में फैटी लीवर हो जाता है, पेनक्रियास में फैटी पेनक्रियास हो जाता है, हार्ट में जो फैट अराउंड सारे एक एपिकार्डियल फैट बोलते हैं वो जम जाता है. तो अल्टीमेटली होता क्या है, लीवर का फैट बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन आती है कि हमने देखा कि वो डिफरेंट स्टेजेस से फाइब्रोसिस, सिरोसिस और अल्टीमेटली लीवर फेलियर एंड लीवर कैंसर में बदल जाता है. माय गॉड. और ये ऐसा फैट है जो आपको दूर से देखने में दिख भी नहीं रहा. दिखेगा ही नहीं आपको दूर से. ये तो स्पेशल टेक्निक से देखने से पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड करने से कि है कि नहीं. पेनक्रियाटिक फैट पेनक्रियास के सेल को डैमेज कर देगा, जो इंसुलिन बनाता है वो नहीं बनेगा. इंसुलिन नहीं बनेगा, ठीक से काम नहीं करेगा तो शुगर बढ़ेगा, मतलब डायबिटीज हो जाएगी. हार्ट फेलियर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आदमी को पता नहीं चलती है. शुरू में आपको कोई सिम्टम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट स्टिल आपका जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो धीरे धीरे खराब हो सकता है. जब तक कि आपको नहीं लगे डॉक्टर साहब मुझे तो सीढ़ियाँ चढ़ने से बड़ी सांस फूलती है, तो इसका मतलब हार्ट इज अफेक्टेड, हार्ट के मसल्स वीक हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर. तो उसके लिए मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों को अगर आप अपने नॉलेज में रखते हैं एंड यू कीप इट इन माइंड, तो आपको खुद ही लगेगा ये मुझे तो अपने सब चीज़ों की जांच करानी चाहिए. हाउ कैन आई इग्नोर. इसका सर फर्स्ट साइन क्या होगा? सबसे पहले कैसे पता चलेगा किसी को? और स्पेशली अगर कोई लीन एंड फिट है दिखने में, उसका भी अंदर विसरल फैट हो सकता है. पहला साइन क्या होगा जिससे मुझे ये पता चले कि मेरा विसरल फैट बढ़ रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि देयर आर नो सिम्टम्स और साइंस. एक ही चीज़ है जो मैंने बताया था, अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखो, अगर वो ज़्यादा है इसका तो विसरल फैट ज़्यादा है. इफ यू कम टू नो कि आपका विसरल फैट ज्यादा है, तो आप एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा के देख लो. जब अल्ट्रासाउंड करेंगे ऑलवेज दिखाएंगे ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर, कितना लिवर फैट जमा हो गया है. अल्ट्रासाउंड में ये फैट का पता चल जाता है. अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप हमेशा आप सिर्फ बाहर नहीं, आपको अंदर भी पता है क्या चल रहा है. हाउ डज दिस फैट लुक लाइक? फैट इज जस्ट लाइक येलोइश टिश्यू. ये सेल्स होते हैं फैट के, जो सेल्स होते हैं पूरा जो लिपिड्स, फैट इज अ लिपिड्स, यस, भर जाता है और वो लीवर के सेल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे कि लीवर का फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं ना बाहर से कुछ नहीं दिखेगा बट अंदर ही अंदर आपके लीवर को डैमेज कर रहा है. आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने बताया ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज. कैन यू इमेजिन more than 350 diseases can occur complication because of the obesity. My God, more than 350 diseases. Yes, obesity से diabetes, blood pressure, high cholesterol, heart attack, strokes, sleep apnea का आपने देखा होगा एक बहुत कॉमन टर्म है obstructive sleep apnea, snoring जब होती है वो. Yes. Obstructive sleep apnea, certain kinds of cancer, knee joint pains, osteoarthritis of the knee joint, even dementia, depression, anxiety, endless number of list. Even cancer, obesity is a risk factor
for many of the cancers in the body. तो how can you ignore it? Right. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. इसके बारे में जितना अवेयरनेस दें, जितनी नॉलेज दें, उतना ही अच्छा कर. हम ये क्यों करना चाहते हैं? Yes. 10 साल पहले कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था. Hmm. You know, I am in this profession for more than 40 years. We had no treatment for treating the obesity and the overweight. लोगों को कहते हैं डाइट करो, एक्सरसाइज करो. डाइट एंड एक्सरसाइज one person cannot do for a very long time. कहीं ना कहीं जाकर वो बेचारा कहेगा I can't do more and then he starts gaining weight. तो that was a yo-yo cycle कहते हैं, yo-yo phenomena. आपने डाइट एंड एक्सरसाइज बहुत कर दी, आपका वेट लॉस हुआ, तो बॉडी उसको एक रिकॉग्नाइज करती है, इसने वेट लॉस किया है, उसका जो है हंगर सेंटर को वो स्टिमुलेट करेगा. Okay. तो उसको भूख लगेगी, फिर वो खाना शुरू करेगा, उसका वेट बढ़ेगा. तो ये जो चीज है, केवल डाइट एंड एक्सरसाइज कैन नॉट सस्टेन योर वेट फॉर ए प्रेटी लॉन्ग टाइम. Okay. दैट इज वाई पूरी दुनिया में जो रिसेंट हाई टेक इनोवेशन जो हुई हैं ओबेसिटी को मैनेजमेंट करने के लिए, जहाँ पर कि उन्होंने एक देखा ब्रेकिंग रिसर्च, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ब्रेकिंग रिसर्च, ऐसे मॉलिक्यूल्स बने हैं, ऐसे मेडिसिन बने हैं जो आपके जो सेंटर्स हैं ब्रेन में, उनको रेगुलेट करके आपकी एपिटाइट को, आपके हंगर को, आपके फूड के जो ट्रांजिट होता है स्टोमक से, उसको रेगुलेट करके आपका वेट लॉस करती है. So all these hormones which are associated with hunger like leptin, ghrelin, GLP-1, ये although naturally ही प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में. सो आप कह रहे हो कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी मेडिकल इन्वेंशन जो इन सब हार्मोन्स को बैलेंस कर दे, ताकि हमारे हंगर सिग्नल, साइंस और सैटिस्फैक्शन जो है वो बैलेंस हो सके. आपका जो एपिटाइट और सैटिस्फैक्शन है, इट इज गवर्न बाय many of the neurotransmitter in the brain. आपने कुछ बता दिया है, लेप्टिन, ग्रेलिन, पॉलीपेप्टाइड भी बहुत सारे हैं. उसमें इंसुलिन भी है सारा. इंसुलिन, यस. तो ये सब क्या करते हैं, आपके हंगर और सैटिस्फैक्शन को रेगुलेट करते हैं. ब्रेन में कुछ सेंटर है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैटिस्फैक्शन सेंटर एंड फीडिंग सेंटर और हंगर सेंटर. ओके. इसी का सारा खेल है. इसी का सारा खेल है. अगर जो हार्मोन सैटिस्फैक्शन सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, इसका मतलब आप थोड़ा सा खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा. और जो हार्मोन आपके हंगर को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ भी खाएंगे आपको हंगर होगा. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ. आप लंच करती हैं, आपने एक चपाती खाई और आप कहते हैं मेरे एक चपाती से पेट भर गया. क्यों? जब एक चपाती खाती है, उससे सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर, जो सैटिस्फैक्शन सेंटर को स्टिमुलेट करता है, आदमी को कहेगा हाँ अब आपको फीलिंग आ गई है कि आपको और खाने की जरूरत नहीं है. ओके. एक पेशेंट होता है जिसमें वो सैटिस्फैक्शन सेंटर बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है. उसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. खाया, एक रोटी खाए, उसको तो भूख ही नहीं खत्म हो रही है, क्योंकि वो जो सेंटर है जो उसको सैटिस्फैक्शन है उसको स्टिमुलेट जो करना चाहिए हो नहीं रहा है. इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही. इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, खाते जाता है, खाता जाता है, तो अल्टीमेटली ओवर एट. तो इस चीज को रोकने के लिए, टू इम्प्रूव हिज सैटिस्फैक्शन, कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं कि जो सैटिस्फैक्शन सेंटर को, आपकी सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करे, जिससे आप इतना ज्यादा ना खाएं, आपको भूख ना लगे ज्यादा. इट्स नॉट ए मैजिक बुलेट, इट इज अ साइंटिफिक कि दैट वी हैव टू टैकल द मास्टर कॉज ऑफ द ओबेसिटी इन द ब्रेन. आई हैव अ क्वेश्चन हियर. जो आपने बोला कि ये हार्मोन्स रिलीज करता है हमारा ब्रेन, तो ब्रेन इज़ वेरी स्मार्ट. आई एम श्योर कि ब्रेन से जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो एक पैटर्न में रिलीज होते हैं कि इस बॉडी को कितने फूड या कितने न्यूट्रिशन या कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है. आइडियली इट शुड वर्क लाइक दिस कि ज़्यादा नीड है तो ज़्यादा हंगर हार्मोन, कम भूख है तो कम हंगर हार्मोन, जल्दी सैटिस्फैक्शन हार्मोन. दिस इज हाउ इट शुड फंक्शन. सो व्हाट आर द रीजंस कि इस वजह से फंक्शन नहीं कर रहा, कि हमें एक्सटर्नल चीज़ों की नीड लेनी पड़ रही है? जितने भी हार्मोन्स है ना, they are governed by some genes. We call it obesogenic gene. तो एक टर्म होती है म्यूटेशन. कई पेशेंट्स में ये जो जीन का फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं करता है. अब जो जीन आपके सैटिस्फैक्शन सेंटर के लिए है, जो जीन आपके फीडिंग और हंगर सेंटर के लिए है, अगर उस जीन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, म्यूटेशन, तो अपना काम नहीं करेगा. अगर कुछ जीन ही उन सेंटर्स को जो काम करना चाहते हैं करने नहीं देंगे, जीन ही डिफेक्ट हो गए. आपके पास गन है, उसके अंदर जो बुलेट है,
अरे वही डिफेक्ट होगी तो क्या करेंगे आप? तो ये जो जीन्स में डिफेक्ट पैदा हो जाता है, ये आई एम श्योर किसी ना किसी तरह के अब्यूज की वजह से ही होता होगा। अदरवाइज एक अच्छा खासा जीन सेटअप क्यों खराब हो गया? Absolutely. भगवान ने तो ऐसा नहीं बनाया। आई मीन बायोलॉजी इज नॉट लाइक दैट। वी आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ वे that all the processes and functions of the body should perform in a तो certain मैं way. आपकी एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है। हंटर गैदरर्स जो होते थे, उनको ज्यादा फूड अवेलेबल नहीं होता था, तो क्या कहते थे, फ्रूट्स फल फूल खाकर ही गुजारते थे। तो नेचर ने उनकी बॉडी में ऐसे जीन्स बनाए कि उनको ये लगे कि जितने भी जो उन्होंने खाना खाया वो बर्न ना हो। जैसे आपने कहा ना कि हाँ, इसके हिसाब से इतना खाना है, वो सब एनर्जी को कंजर्व करने का जीन होता था, जिसको हम बोलते थे थ्रिफ्टी जीन। थ्रिफ्टी जीन से क्या होता था कि वो कम भी खाते थे, उनकी सारी एनर्जी स्टोर होती थी कि अगर कभी खाना ना मिले महीनों तक तो दे वुड रिमेन ओके। अब जैसे कैमल होता है, उसके ऊपर जो हम्प होता है, उसमें जो सारा फूड स्टोर होता है, ही कैन रिमेन विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर। तो ये जो जीन्स है, ओवर ए पीरियड टाइम फैमिन चला गया, फूड की अवेलेबिलिटी इतनी इजी हो गई, लोग खाना शुरू कर दिए, लेकिन वो जो जीन्स है ना, they have been coming through the generation and generation. So मतलब हमारी बॉडी के सेल्स ने ये सीख लिया कि फैट को स्टोर करके रखना है। Yes, and this we have got from the forefather. इसी चीज को ठीक करने के लिए आजकल जो हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इनोवेशंस इन फार्माकोथेरेपी जो आई है, वो कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। जीन्स को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जीन्स का जो काम था उसको कर सकते हैं। राइट। जो हमारा ये फैट एक्यूमुलेशन है या ओबेसिटी है, ये सिर्फ बिहेवियरल ही नहीं है, ये हार्मोनल भी हो सकता है और ये बहुत सारे और रीजंस की वजह से होता है। इट इज अ इंटरप्ले, जीन्स, फूड इंटेक, हार्मोनल balance and the environment. Okay, all the three are very important. Environmental influences matter a lot. Like देखो environment social availability, everything is available on a, people think when you go in parties and everything, everybody starts taking the fast foods. This is the environment around you. The socio-cultural change, dramatic change in the socio-culture habits. राइट। आपके एरिया में, आपके सिटी, आपके स्टेट, आपके कंट्री में खाने का कल्चर क्या है? क्या जंक ज्यादा प्रमोट किया जाता है, या फिर आप जापान जैसी कंट्री में रहते हो जहाँ पर चलना फिरना, हेल्दी खाना प्रमोट किया जाता है? सो उसका एक बहुत बड़ा अपने जमाने में जब हम थे शुरू में, हमने पिज्जा बर्गर का तो नाम ही नहीं सुना था। ये तो हमारे जब बच्चों ने बताना शुरू किया पिज्जा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, मोमोज क्या होता है, फास्ट फूड आइटम्स, ये तो था ही नहीं। और धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर है उन्होंने इम्बाइब कर दिया हमारी कंट्री ने। दे पुश्ड द मल्टी-बिलियन इंडस्ट्री ऑफ द फास्ट फूड एंड द कोल्ड ड्रिंक्स, द फिजी ड्रिंक्स into our country because they want to earn money. And we all became the victims. And we all become the victims of this imbibing Western culture of eating caloric dense foods. आजकल हम बहुत सारी फिजी ड्रिंक्स देखते हैं जिनके नो शुगर ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, या वो जीरो शुगर ऑल्टरनेटिव्स आते हैं। We call it empty calories. It will act as a poison for you. Processed sugar, चीनी, is it better than artificial sweeteners? Absolutely, you are right. Childhood obesity. If you see the spectrum from the हम इन पूरे एपिसोड्स की मिनी क्लिप्स अपने दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं, ताकि आप अपने मनपसंद के टॉपिक को आसानी से रिविजिट कर सके और कम टाइम में भी इस पूरी इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम फायदा ले सके। तो इसके लिए आप हमें गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस या हैबिट्स या लाइफस्टाइल चेंजेस आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हो टू डील विद ओबेसिटी? एक सेंटेंस हम बोल देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब पेशेंट क्या समझेगा व्हाट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है कि मैं 3 सेंटेंस उनको बोलता हूँ, बस सिंपल। ईट वेल, हेल्दी डाइट, ओके, एक्सरसाइज वेल एज पर योर कैपेसिटी, एंड स्लीप वेल एज पर योर एज। सो ईट वेल, द हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मीन्स we call it diet rich in fiber, less in saturated fat, some portion of carbs, okay, not more than 45% of carbs. Saturated fat should be totally avoided. Nowadays we tell ki millets as compared to the whole grain, the gehu, whole wheat and all, because the gehu contains gluten and some people have gluten sensitivity, so we tell them to replace the gluten by the millets.
And millet means you can take ragi, bajra, jwar, makka, chana, and you can mix the atta and take the chapati because it contains high glycemic index. It prevents, delays the absorption of the carbohydrate. It has a filling effect, and that is why millet helps in the control of weight as well as diabetes. Cut down the sugary item in your diet. Take more of green leafy vegetables, salads, sprouts, and fruits, and take some cereals and chapati, whatever. Simple. आजकल हम बहुत सारी फिजी ड्रिंक्स देखते हैं जिनके नो शुगर ऑल्टरनेटिव्स आते हैं या वो जीरो शुगर ऑल्टरनेटिव्स आते हैं. We call it empty calories. यस, न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट Zero? फूड्स. न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज है. यू आर गेटिंग कैलोरीज बट इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ नहीं है. इफ यू स्टार्ट टेकिंग यू गेट यूज्ड टू हुक टू द कोल्ड ड्रिंक. यू कांट डू विदाउट इट. इट विल एक्ट एज अ पॉइजन फॉर यू. Why do you think these are the poisons? Technically, they don't have any added sugar. They have sugar alternatives, chemically produced They are not alternatives. added sugar, but they are sugar alternatives. And if we see the recent recommendation from the WHO has shown they have banned all the artificial sweeteners. They have banned. Yes. So why are they still being used? I don't know, because if you see the WHO website, all these sweeteners have been banned, but still everything is available freely. So what's the There is no health point policy, of ban? no I mean, regulations. WHO ने कोई चीज को बैन किया है और तब भी उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर I don't know. what's the point? Where we are lacking, we don't have any pharmacovigilance, we don't have health policies. तभी मैं कहता हूँ ना, awareness. If we are aware of everything, people will automatically stop taking. You know how much counseling I do for my patient, and till now none of my patients take artificial sweetener. Wow. They come and promise कि डॉक्टर साहब Amazing. कल से हम artificial sweetener नहीं लेंगे. Kudos to you. Kudos to you. Young children, they should not be taken. Even pregnant female, it is big no to use artificial sweeteners. तो they should be aware कि yes, ये हमको नहीं लेना है तो हमको नहीं लेना है. As a doctor, please tell us, what do you think? Is processed sugar, चीनी, is it better than artificial sweeteners? Absolutely, you are right. मैं कहता हूँ इसके बदले में थोड़ी सी आप चीनी ले लीजिए. चीनी ले लो, एटलीस्ट पता तो हाँ, पता तो चले थोड़ा लिया है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे. कैलोरीज में क्या है, बट ये आर्टिफिशियल स्वीटनर मत लीजिए. You know, sometimes these are very $1 billion industry, you can't do anything. कितने lawsuits हुए US में against these companies, but nothing happened, na? Nothing happened. Right. And these are things which are going to persist in our Exactly. environment. Only thing you can enforce regulations in the colleges, schools, canteens, where you can do something. Okay, you are not allowed to keep any junk foods or the cold drinks, the burger, pizza in your school canteen. Yeah. I think that law you can enforce, but you cannot stop the companies of selling the products. Exactly. Right. It's very, the big question mark. That is why I know that awareness is the biggest Biggest thing, tool one and can to have. win Yes. over the obesity Obesity. epidemic, or you can say pandemic. Very true. Very true. ठीक है, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में. Now, lifestyle doesn't means the diet. Along with the diet, it comes the exercise. The second important pillar. Second important part. लोग समझते हैं कि हाँ एक्सरसाइज सबके लिए सेम है, लेकिन एक्सरसाइज का मतलब होता है हर एज के हिसाब से, आपकी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से, आपके साथ और क्या क्या बीमारियां जुड़ी हैं उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्लान आपका डॉक्टर देगा. अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है, उसको कहेंगे ज़्यादा एक्सर्ट मत करो, जितना आप चल सकते हैं, जहाँ आप थक जाएं, हिंदी में बोलेंगे जहाँ आप थक जाए रुक जाइए, ओवर एक्सर्ट मत करिए. जो यंग पेशेंट है उसको हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट 45 मिनट to 60 मिनट तक चलिए. और अगर आपने अपनी टारगेट हार्ट रेट तक, कि आपने अपनी पल्स को 140 तक ले आए तो उधर रुक जाइए. जो बुजुर्ग पेशेंट है उनको हम ऐसी एक्टिविटीज कहते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज को हम मना करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग पेशेंट उनको होता है डर फॉल होने का. दे कैन फ्रैक्चर देयर बोन्स, दे वॉक विद देयर स्टिक. घर के अंदर ही अगर आप थोड़ा बहुत वॉक करेंगे फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, वी कॉल लेजर वॉक, वो इम्पोर्टेंट है. अब हम कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब आपने तो बस वॉकिंग ही बताई, क्या और कोई तरीका नहीं है? लेडीज को हम बताते हैं गार्डनिंग, आप किचन में खड़े होकर करते हैं, वो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है. ठीक है, साइकिलिंग, इवन वाटरिंग
in the gardening is a kind of exercise. Playing some games, बच्चों को कहते हैं आप टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए कुछ भी करिए. स्विमिंग, उसको हम कहते हैं द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द यंगर जनरेशन. सबसे ज्यादा कैलोरी स्विमिंग से बर्न होती हैं. डॉक्टर साहब हमने ट्रेडमिल खरीद लिया घर में. मैंने क्यों? कुछ दिन तक करेंगे, उसके बाद दे विल ड्राई देयर क्लोथ्स ऑन द ट्रेडमिल. उसमें कपड़े सूखने शुरू हो जाएंगे, है ना. तो ट्रेडमिल से अच्छा है कि आप ऐसा करिए कि ऐसी एक्सरसाइज लीजिए जो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई गैजेट खरीदने की जरूरत नहीं है. पुराने जमाने में कौन सा ट्रेडमिल होता था? बिल्कुल. लोग सुबह सुबह उठकर चले आते थे. आई स्टिल रिमेम्बर माई यंगर डेज. आई एम फ्रॉम कश्मीर. वी यूज्ड टू क्लाइम ए माउंटेन वेयर देयर इज ए वेरी फेमस टेम्पल शंकराचार्य at a stretch early in the morning. This is the kind of exercise. वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था, कुछ सब चीजें जो थी ऑन फुट, बेयर फुट, ऑन फुट करना पड़ता था. तो फुल ट्रेनिंग है ना वो full ट्रेनिंग है. आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, आपके काफ मसल्स, और ऊपर से फ्रेश एयर, माइंड के लिए इतना अच्छा. सोशलाइज कर रहे हो साथ में, आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो, किसी फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हो, तो एक ओवरऑल वेलबींग कितनी इंप्रूव होती है. प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ की एक तो ओवर क्राउडिंग हो गई है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, हमारे पास प्लेइंग फील्ड्स बहुत कम है, हमारे पास गार्डन्स बहुत कम है. बच्चा जाता है स्कूल में, वो बस से जाता है टू द स्कूल कम है. सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है कि यू आर अफ्रेड कोई गाड़ी आकर टक्कर ना दे दे. जगह ही नहीं है कहीं. एक्चुअली एवरी इंच हैज बीन ऑक्यूपाइड. वैसे इंडिया इज नॉट अ पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली कंट्री. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. आई डोंट नो अबाउट अदर पार्ट्स, बट जितना मैंने ट्रैवल किया है या जहाँ हम रहते हैं दिल्ली गुड़गांव में, अगर आप पैदल चलना चाहो भी तो आप चल नहीं सकते. पहले तो पोल्यूशन इतना है, ऊपर से सड़कों की वो कंडीशन नहीं है, प्रॉपर फुटपाथ्स नहीं है, कोई भी कहीं से अचानक से आके गाड़ी घुसा सकता है. सो मुझे लगता है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे सोशल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर की, वो कितना रोल प्ले करता है. राइट. तो ये तो हो गया आपका लाइफस्टाइल, जो कि मैंने सिंपल वे में बताया. Sleep is an important factor in regulating your body metabolism. A good 8 hours sleep if you are younger than 40 years and 6 hours sleep if you are above 40 years is enough. And the sleep means at least at a time not after 10 or 11. Reason being, the clock, the circadian rhythm of the hormones depends upon what time you sleep. I'll tell you one more important thing. Sleep is counted when all the lights are off. Okay. This is scientific. अच्छा. यानी कि आपने सो गए, बैठे, लाइट जल रही है, टीवी ऑन है. No, all lights should be off. And the moment you sleep very late, it is an important factor for the weight gain. आजकल के बच्चे 2-2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे जागेंगे. ये एक बहुत बड़ा कारण है मोटापेपन का, ओबेसिटी का हमारे यंगर जनरेशन में. आप देखोगे जो नाइट शिफ्ट वाले लोग होते हैं, अक्सर वो मेरे पास आते हैं कि उनका वेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल चेंज हो गई, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सारा चेंज हो गया, आपके हार्मोनल रिलीज सारे चेंज हो गए. तो ये जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं डॉक्टर साहब हम 6 घंटे की तो नींद लेते हैं, 8 घंटे की, लेकिन हम 2 बजे सोते हैं. नो. और ये चीज हमारी यंगर जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने देखा है कि कोई भी बच्चा आजकल ऐसा नहीं है कि जो कि कहेगा कि हाँ मैं 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे उठता हूँ. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है. वो रात भर पढ़ेंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे. एक इम्पॉर्टेंट कारण है आजकल के ओबेसिटी इन द यंग, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे कंट्री में. एडोलेसेंट ओबेसिटी, इफ सी द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, फिर प्यूबर्टी में आता है, फिर एडोलेसेंट में, फिर ओल्ड एज में, हर एक स्पेक्ट्रम में तुम देखोगे कि हमको ओबेसिटी मिल रही है आजकल. पेशेंट डिलीवर करते हैं, सासू माँ कहती है कि इनको पंजीरी खिलाओ, हाई कैलोरिक डेंस फूड्स. पोस्टपार्टम वेट गेन, पोस्टपार्टम वेट गेन जो होता है फिर बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको कम करना. तो यही जो है द अवेयरनेस एंड द साइंस कम्स. राइट. आई एम ग्लैड आपने स्लीप की बात करी, क्योंकि ये बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक रह जाता है. और ओबेसिटी के केस में मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ओवरवेट इंसान या कोई ओबीज इंसान होगा जो ये तो सोचता होगा मुझे अपनी डाइट ठीक करनी है, मुझे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, बट स्लीप के बारे में कोई नहीं सोचता. पूरा इग्नोर कर जाते हैं. और ये एक डॉक्टर बोल रहे हैं, मतलब एक
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, एक ओबेसिटी एक्सपर्ट बोल रहे हैं जो पिछले 40 सालों से हैं इस फील्ड में. अगर आप स्लीप की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम दैट पीपल शुड पे अटेंशन टू इट. साइंटिफिक फैक्ट है ये, लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते. तभी मैंने 3 अपने मंत्र बताया ना, ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, स्लीप वेल. Sleep well. The Very 3 true. mantras Yeah. to most keep healthy. important. And when it comes to sleep, I always tell my followers this 4 very important things. Please add or correct if you feel so. QQRT. Quality, quantity, regularity and timings. Absolutely correct. डॉक्टर, मैं ना हमेशा अपने फॉलोअर्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि रैपिड वेट लॉस ठीक चीज़ नहीं है. ग्रेजुअल वेट लॉस ही सस्टेनेबल होता है. मैं जानना चाहती हूँ एज अ डॉक्टर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल सही आपने बोला. जो रैपिड वेट लॉस है ये ज़्यादा देर तक आप सस्टेन और मेंटेन नहीं कर सकते. आपने 3 महीने में 10 किलो कम कर दिए, लेकिन उसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करी, जो आपने डाइटरी पैटर्न लिया, उसको आप कब तक मेंटेन करेंगे? पूरी लाइफ लॉन्ग तो मेंटेन नहीं कर सकते. तो 3 महीने के बाद आप थोड़ा ढीला हो गए. जो आपने 10 किलो वेट गिना था वो 1 किलो बढ़ गया. राइट. फिर 3 महीने के बाद आपने वो फूड कंटिन्यू नहीं कर पाए तो 1 किलो की जगह 2 किलो वेट बढ़ गया. तो धीरे धीरे जो आपने 10 किलो वेट कम किया था वो नेक्स्ट 1 ईयर में पूरा वापस आ जाता है. तो ये जो स्विंग है ना, और जो वेट वापस आता है उसको फिर कम करना जो है बड़ा डिफिकल्ट है. इमेजिन करिए, शुरू के जो वेट में आपने 10 किलो कम कर दिया, आराम से कर दिया, लेकिन जो बाद में आप वेट गेन करेंगे उसको आप वापस नहीं ला सकते. तभी कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. एक आइडियलिस्टिक गोल होना चाहिए आपके वेट लॉस का. जो हम कहते हैं आइडियलिस्टिक गोल, हम अपने पेशेंट का 3 महीने में अगर आप 2 और 3 kg भी वेट लॉस करते हैं, 1 kg पर मंथ, मेरे लिए वो ठीक है. क्यों? मेरा एम है आपको कि आप 15 से 20% अपने बॉडी का वेट लॉस करके दिखाएं 1 साल में. कहने का मतलब ये है कि आपका वेट 100 kg है, तो मैं कहूँगा 1 साल तक आप मैक्सिमम 20 kg कर सकते हैं. 20% वेट लॉस, 15% भी करेंगे वो भी ठीक है. क्यों? रीजन क्या है? वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर दिखना चाहते हो, कि आपकी बॉडी शेप ठीक है. वेट लॉस का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी में जो बैड साइड इफेक्ट होते हैं ओबेसिटी के, उसको कैसे रोक सकते हो. Right. तो ये देखा गया है 15 to 20% वेट लॉस जो है आपको मैक्सिमम मेटाबॉलिक बेनिफिट देता है. कहने का ये मतलब है केवल 15 या 20% वेट लॉस से आप बच सकते हैं डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से. आप ये नहीं चाहते 15 to 20%. अब ये नहीं चाहेंगे मुझे बड़ा सुंदर दिखना है, कि मेरा ये जीन्स मेरे को फिट आनी चाहिए, वो नहीं. आपकी देखिए आपका मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ. जो बैड मेटाबॉलिक हेल्थ है, अगर 15 to 20% वेट लॉस किया तो यू आर ओके, आप इतनी बीमारियों से बच सकते हैं. लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट अभी तक नहीं आया. एक्चुअली मेटाबॉलिक रीजंस की वजह से तो लोग वेट लूज करते ही नहीं है. वेट लूज करते हैं बॉडी शेप के हिसाब सिर्फ से, बॉडी शेप, एस्थेटिक्स, बाहर से दिखना कैसे है, कॉस्मेटिक रीजन, कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से, कपड़े फिट आने चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए. सो वो पेशेंट मेरे पास, मैं पेशेंट ही बोलूंगा, डॉक्टर साहब मेरे भाई की शादी है 6 महीने बाद, मुझे वेट लूज करना है जिससे मेरे कपड़े फिट आ जाए. फिर मैं उनको समझाता हूँ, देखो ये जो हमारी जनरेशन में ये कंसेप्ट है कि मुझे सुंदर दिखना है, कि कोई फंक्शन आ रहा है, मेरी शादी होने वाली है तो मुझे लुक करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, अब मुझे प्रेगनेंसी करनी है तो मेरा वेट कम होना चाहिए. तो उनके लिए कुछ ओकेजन्स हैं जिसमें वो चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो. वो ये नहीं चाहते कि हम पूरी लाइफ में अपना वेट को मेंटेन करें. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. हम सब दिखावे के लिए लूज करना चाहते हैं. आप यू आर नॉट, जिसे कहते हैं ट्रू टू योर हेल्थ. अपने हेल्थ के प्रति आपको पूरा एक जागरूकता पैदा करनी है कि जब उसको ठीक रख सके. इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से सब ठीक दिखने लग जाए और मोटापा सिर्फ अंदर का गेम होता तो शायद कोई वेट लूज करना ही ना चाहता. Yes. वो अभी इसीलिए वेट लॉस इतना ज़्यादा बिकता है क्योंकि वो बाहर दिखता है. सो पीपल वांट दैट फैट टू बी गॉन विच इज स्टॉपिंग देम टू लुक अ सर्टेन वे. Absolutely. सो दिस आइडिया नीड्स टू बी चेंज्ड. अंदर से अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ, अपनी कार्डियक हेल्थ, अपने ऑर्गन्स की हेल्थ, उन सब चीज़ों को जब हम फोकस देंगे तो ही हम एक सस्टेनेबल वेट लॉस. मैं कभी लोगों से जोक करता हूँ, दिल को देखो चेहरा ना देखो.
दिल को देखो चेहरा न, मतलब कि आपने दिल की बात सुनो कि आपकी बॉडी का ऑर्गन ठीक है कि नहीं। ये नहीं देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। थोड़े वो सेंटेंस होते हैं ना, ऐसे होता है कई पेशेंट को याद रहते हैं। डॉक्टर साहब ने ये कहा था यार, मुझे तो ये करना पड़ेगा। राइट, वेरी ट्रू। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो लोग एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं ना, जो हम बात कर रहे थे रैपिड वेट लॉस की, तो जो लोग करते हैं ना कि कुछ ही महीनों में एकदम ड्रास्टिक वेट लॉस या एक्सट्रीम डाइट कर ली, लो कार्ब, एकदम लो कैलोरी, कीटो डाइट्स, तो लॉन्ग टर्म में ना उनका फूड के साथ रिलेशनशिप भी बिगड़ जाता है। दे गेट एवर्जन टू द फूड, एवर्जन होने लग जाते हैं, आती है। वो कैलोरी कॉन्शियस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कुछ भी खाएंगे तो कितनी कैलोरीज हैं, क्या खा लिया, कुछ ना कुछ उनको किसी ना किसी तरह की फूड। हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, मैं आपको क्या, जिन्होंने रैपिड वेट लॉस किया जिसके कारण उनको हो गया, जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक कंडीशन होती है। ओके, क्या होता है इसमें? एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन होती है कि जहाँ मरीज को अपना वेट पर इतना वो है बॉडी शेप पर कि वो क्रैश डाइटिंग करके अपना वेट लॉस करेगा, और उसके बाद उसकी एपिटाइट और फूड को देखकर सारा डिजायर ही खत्म हो जाता है। वो तो एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स फूड की जो डिजायर है पूरी खत्म हो जाती है। नर्वोसा मीन्स ये सारा ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है। तो कई बार तो हमको उनको एडमिट करना पड़ता है। सीरियसली? क्योंकि उनके यहाँ सारा फैट लॉस और मसल मास, दे बिकम श्रिवल्ड। मसल मास सारा लॉस हो जाता है। कैटाबॉलिक स्टेट इसको बोलते हैं। उनको फोर्स फीडिंग कराते हैं, उनको ड्रिप्स लगाते हैं। माय गॉड। और यंग गर्ल्स के पीरियड खत्म हो जाते हैं। अगर अपना रैपिड वेट लॉस होगा, योर पीरियड्स बिकम टोटली इरेगुलर, यू गेट एमिनोरेक में आपके पीरियड ही बंद हो जाते हैं। फिर आपको बाद में फिर अगर कभी शादी होगी तो बच्चे पैदा करने में मुश्किल होगी। लोगों को ये समझ नहीं होता है कि दैट क्रैश डाइटिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग। स्लो एंड स्टडी जो सबको कहना है, तो क्रैश डाइटिंग को नहीं करना चाहिए। राइट। और ये जो रिबाउंड वेट गेन होता है, ये जो लोग सब मेहनत करते हैं, तभी तो मेडिकल लाइन में इतना रिवोल्यूशन है। उन्होंने ऐसे ऐसी दवाई बनाई कि जब आदमी जो अपना खाएगा भी ठीक से, ज्यादा भी नहीं खाएगा, एक्सरसाइज भी करेगा, उसको बैलेंस करके उसका वेट लॉस भी होगा। सिंस यू आर सेइंग कि अभी मेडिकल इनोवेशंस है हमारे पास, तो डज दैट मीन कि अब वेट लॉस को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? WHO ने कहा क्रॉनिक प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग डिजीज, इंग्लिश में था। क्रॉनिक मीन्स क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव में बढ़ती रहती है, रिलैप्सिंग में ठीक होता है, फिर आ सकती है, और डिजीज है। Okay. तो जैसे हम हर डिजीज को ट्रीट करते हैं, ऐसे इस डिजीज को भी ट्रीट करना है। इसके लिए भी दवाइयाँ बनानी चाहिए। इसीलिए जो हम देख रहे हैं, जो पिछले 4-5 डिकेड्स है, मतलब 10-30-40 साल से काफ़ी हद तक मेडिकल प्रोफेशन में और मेडिकल लाइन में काफ़ी रिसर्च हुई इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि ओबेसिटी को एज ए डिजीज ट्रीट किया जाए। लेकिन मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं आया। ओके। अब हमने यूज़ किए हैं, कई मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं जिनका कि थोड़ा बहुत माइल्ड इफेक्ट आता था। कई बड़े बड़े कंपनियों ने मॉलिक्यूल बनाए, आए और चले गए कि उनके साइड इफेक्ट थे, बैन हो गए। जब तक कि एक मैजिक पिल नहीं आया हमारे पास, या मैजिक इंजेक्शन नहीं आया कि गेम चेंजर था। और ये जो गेम चेंजर है, जिसको हम कहते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसका नाम है मॉलिक्यूल का। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि पहला जो गेम चेंजर था जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया, वो था सेमाग्लूटाइड, जो कि मॉलिक्यूल है। Okay. जो कि डिफरेंट नेम से आता है, ओज़ेम्पिक, राइबेल्सस एंड वीगोवी। 3 नाम से एक ही मॉलिक्यूल आता है। अच्छा, ये सेम ही मॉलिक्यूल है, लेकिन 3 नाम से आता है। ओज़ेम्पिक, वीगोवी एंड राइबेल्सस में। ओके। तो ये क्यों 3 नाम दिए गए? सबसे पहले इंजेक्शन का रिवोल्यूशन हुआ, वो वीगोवी के नाम से आया, जो कि केवल बनाया गया था आपके वेट के लिए, आपके एपिटाइट को कंट्रोल करने के लिए, आपके ये गट मोटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, आपके लीवर फैट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट के फैट को कंट्रोल करने के लिए, और बाकी स्लीप पैटर्न को ठीक करने के लिए, जो स्लीप एपनिया होती है। एंड कई सेलिब्रिटीज ने एंडोर्स किया इसको। बिग नेम्स हैं। सोशल मीडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि हर एक की ज़बान पर एक नाम था, ओज़ेम्पिक वीगोवी, कि लोग मुझसे कहते थे, आते थे, डॉक्टर साहब मुझे ओज़ेम्पिक दे दो, ये नहीं कहते थे मुझे ओबेसिटी ट्रीट करो। अच्छा। सो मच ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज विच परकोलेटेड, जो कहते हैं इसके गई है सोशल मीडिया के थ्रू, कि हर लोगों को कहने लगा हाँ ओबेसिटी डिजीज है, मुझे ट्रीट करना चाहिए, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहले कौन आता था? कोई भी नहीं आता था। इस अवेयरनेस से
लोग आना शुरू कर दिए, लोगों का नाम पता चल गया। उससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, आते किसी चीज़ और के लिए कि हमको Ozempic, फिर मैं हमको सारा ओबेसिटी के बारे में बताता हूँ, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आपको क्या करना चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि ये मॉलिक्यूल आपके लिए मैजिक पिल है। इसके साथ आपको डाइट, एक्सरसाइज, एक गुड प्रोटीन इंटेक, मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपने सुना होगा कि लोग इंजेक्शन लेते रहे, फैट मास लूज होता गया, साथ में मसल मास भी लूज होना शुरू किया, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं सार्कोपेनिया। लोगों के मुंह में झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई, लोग एकदम श्रिवल दिखने शुरू हो गए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी दवाई लेने से पहले अपनी मेडिकल स्पेशलिस्ट के सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंडिया में तो वीगोवी नहीं आया, लेकिन हम फॉर्चुनेट थे कि हाँ, हमारे यहाँ जो पहला मॉलिक्यूल है वो था टेबलेट फॉर्म में, ओरल समाग्लुटाइड। ओके। एंड दिस वाज ए ब्रेक थ्रू रिसर्च बाय द कंपनी, कि जिन्होंने ये जो मॉलिक्यूल जिसको पेप्टाइड कहते हैं पिल में ले आए। जैसे कि इंसुलिन भी पेप्टाइड है, उसको हम पिल में नहीं ला पा रहे हैं आजकल, इंजेक्शन ही देना पड़ता है। इस ब्रेक थ्रू ने इस पेप्टाइड को पिल में ले आए, जिसका उन्होंने नाम रखा राइबल्सस। ओके। और इसमें जो है वो देते हैं टेबलेट, एम्प्टी स्टमक है, मॉर्निंग में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, आधे घंटे तक कुछ मत लीजिए, और धीरे धीरे हम डोज को बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर रिसेंटली वीगोवी भी आया, ओज़ेम्पिक भी आ गया। ओज़ेम्पिक का जो लेबल था जो यहाँ पर लाया गया वो डायबिटीज के लिए था, और वीगोवी का जो लेबल था वो ओबेसिटी के लिए था। सो ओज़ेम्पिक एज अ डायबिटीज मेडिसिन जो साथ आया में था। आपको वेट लॉस भी करती है। जैसे कि आपने देखा होगा डायबिटीज वाले कई ओबीज होते हैं, क्योंकि ओज़ेम्पिक जो है ये सेंट्रल फैट को कम करता है, लिवर फैट को कम करता है। तो ओज़ेम्पिक जो है अप्रूव ऑफ फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, प्लस इसके साथ जो एडिशनल एडवांटेज हुए कि ये फैटी लिवर को, स्लीप एपनिया को, हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करता है। ओके, सो वेट लॉस इज एन एडिशनल बेनिफिट। वीगोवी जो है वो हायर डोज वर्जन है। अच्छा, वीगोवी इज हायर डोज। जैसे कि ओज़ेम्पिक 1 मिलीग्राम तक है, सपोज हमारे पास वीगोवी 1.7 और 2.4 मिलीग्राम का है। मॉलिक्यूल सेम है, देयर डोजिंग डिफरेंस। और जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो, आप इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं कर सकते। ये ओज़ेम्पिक बॉडी के अंदर वर्क कैसे करता है? ओज़ेम्पिक जो है बॉडी के हर एक ऑर्गन पर काम करता है। क्या इसके कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? क्योंकि जो लोग अपने सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए या एक्सेसिव वेट को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, हाउएवर इट इज एक्टिंग ऑन सो मेनी बॉडी पार्ट्स। नेचर में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी आज तक जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अपने लोगों को कहना चाहूँगा कि इस ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है। ट्रीटमेंट को स्टॉप करना ही नहीं है ना। अगर आप हमारे पॉडकास्ट को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहें ताकि आप अपने घर के काम करते हुए या ड्राइव करते हुए, वॉक करते हुए भी इनका फायदा ले सके, तो आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जितना मुझे पता है ओज़ेम्पिक ओरिजिनली डायबिटीज को क्योर करने के लिए एक दवाई की तरह बनाया गया था। तो अब इसको हम लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं वेट लॉस के साथ। डायबिटीज प्लस वेट लॉस। ये ओज़ेम्पिक बॉडी के अंदर वर्क कैसे करता है? सो ये मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है या हमारी एपेटाइट को चेंज करता है या दोनों को चेंज करता है? ओज़ेम्पिक जो है बॉडी के हर एक ऑर्गन पर काम करता है। हर एक ऑर्गन पर? स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, ओके, लिवर, किडनी, पेनक्रियास, बॉडी फैट, इन सब ऑर्गन पर काम करता है। ब्रेन पर क्या काम करता है? ये आपकी सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है कि आपका पेट भर गया है, आपके हंगर को कम करता है। गट में स्टोमक पर कैसे काम करता है? खाना जब खाते हैं पेट से जो नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम। मतलब आज आपने सुबह खाना खाया, 3-4 घंटे में नीचे चला जाएगा तो लगेगा आपको भूख लग रही है, राइट, ये नॉर्मल है। ये जो ट्रांजिट टाइम है स्टोमक से नीचे जाने, गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम, इसको थोड़ा डिले करता है। ओके, कि मतलब कि 4 घंटे में खाना नीचे जाना चाहिए, ये 4 घंटे से 6 घंटे में जाएगा तो उन 2 घंटे तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। इट्स एक्चुअली होल्डिंग द फूड। इट्स नॉट होल्डिंग द फूड। Then? आपने खाना खाया, ये फूड पाइप है ना, उसमें मूवमेंट्स होते हैं, वो मूवमेंट से फूड नीचे जाता है। अच्छा, आप समझते आपने खाना के गट से नीचे गया? नहीं, जो फूड पाइप धीरे 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 उसको बोलते हैं प्रेस, उससे फूड नीचे जाता है। अच्छा, फिर नीचे आया था स्टोमक में जो एंजाइम्स है फूड को डाइजेस्ट करते हैं, राइट, फिर स्टोमक से नीचे चले जाते हैं, नीचे ड्यूडेनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर नीचे जाकर आता है कि जो कि
टॉक्सिक वेस्ट होता है जो कि बाद में सुबह आप क्लियर क्लियर हो कर जाता देते है। हैं। अब ये जो प्रोसेस है, जब फूड स्टमक में एंटर किया, फिर ये जो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद नीचे तक आया स्मॉल इंटेस्टाइन पे, इट टेक 3 to 4 hours। ओके, तभी कहते हैं ना कि 2 खानों के बीच में 4 घंटे का डिफरेंस होना जरूरी है। यानी कि अभी खाया खाना 2 घंटे बाद फिर खा लिया, चलो खा लेते हैं, नहीं। ये जो प्रोसेस है जो नीचे जाने का, ये इसको स्लो करता है। मतलब जो स्टमक की जो मूवमेंट्स हैं, अच्छा, उसको स्लो करेगा। तो फूड जो है फिर धीरे 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 नीचे जाएगा। कहने का मतलब है खाना 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रहेगा आपके स्टमक में, तो आपको भूख नहीं लगेगी। एज फार एज आई नो, हमारा ब्रेन ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक लेप्टिन जो सेटाइटी को सिग्नल करता है, मतलब कि हमने इनफ खाना खा लिया है और खाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा होता है ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन होता है, यानी कि अभी भूख लग रही है, यू वांट टू ईट मोर। पहले ब्रेन से काम हुआ कि लेप्टिन भी है, ग्रेलिन भी है। लेप्टिन जो है एक हार्मोन है जो अगर लेप्टिन का एक्शन ना हो तो आपकी हंगर बढ़ जाती है। एक तो एक्शन वो ब्रेन में हुआ, और जो स्टमक में जो ग्रेलिन है, जैसे स्ट्रेचिंग होती है ना स्टमक की फूड की, उससे भी कई हार्मोन रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक मैंने ट्रांजिट टाइम बताया, दैट इज द लोकल एक्शन ऑफ दी। तो ये इस लोकल एक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है और तभी मैंने हार्मोन तो सिक्रीशन को भी कर रहा है। ब्रेन में, गट में, लिवर में, किडनीज में, मसल्स में, एवरीवेयर। ये एक मॉलिक्यूल इतना मल्टीफैक्टोरियल कैसे एक्शन हो है गया? इसका। अच्छा, मल्टीफैक्टोरियल एक्शन है इसका। तभी कहते हैं कि इवन किडनी में ये जब एक्ट करता है, जो डायबिटीज के कारण किडनी डैमेज होता है उसके प्रोग्रेशन को रोकता है ये। लीवर में जब एक्ट करता है, जो एक्टोपिक फैट होता है उसको कम करता है, ओके, फैटी लिवर कम होता है। और जो पेनक्रियाज में फैट है, एक्टोपिक, उसको कम करता है। तो इट हैज गॉट GLP-1 रिसेप्टर। इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल एक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये इतने सारे जगह पे इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन से लेकर हर ऑर्गन पे, क्या इसके कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? क्योंकि जो लोग अपने सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए या एक्सेसिव वेट को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, हाउएवर इट इज एक्टिंग ऑन सो मेनी बॉडी पार्ट्स। नेचर में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी आज तक जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। पैरासिटामोल जो लोग टॉफी की तरह पॉप अप करते रहते हैं, लॉन्ग इंजेक्शन ऑफ पैरासिटामोल कॉज लिवर फेलियर। जितने भी पेन किलर्स हैं उनसे लिवर डैमेज या किडनी डैमेज हो जाती है। ऐसी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, हम इसके साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इसके इफेक्ट्स क्या है। क्योंकि ये ब्रेन पर इफेक्ट करता है, एपिटाइट को सप्रेस करता है, तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, राइट, आपको खाना नहीं अच्छा लगेगा। ये क्योंकि स्टमक पर एक्ट करता है, फूड ज़्यादा देर तक रहता है, कई बार आपको नौजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है। ये इसके इनिशियल सिम्टम है जो कि ट्रांजिएंट है, कुछ समय के लिए है, और कुछ हफ्ते बाद जब इंजेक्शन लगाएंगे ये सारे खत्म हो जाएंगे। 3-4 इंजेक्शन तो आपको यार फील होगा कि नौजिया, फिर उसके बाद बॉडी टॉलरेट करती है, उसके बाद उसको कोई फीलिंग नहीं होती, उसके बाद लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। बैक टू नॉर्मल हो जाती है, और दवाई को इजीली टॉलरेट करता है, उसके फिर इफेक्ट कंटिन्यू रहते हैं। आपने डोजेस की बात की, तो कितना डोज आइडियल होता है? ओज़ेम्पिक जो है, हम हमेशा कहते हैं कि इसमें एक एडवांटेज है, हम बहुत स्मॉल डोज से स्टार्ट करते हैं, जैसे साइड इफेक्ट होने ज़्यादा इफेक्ट ना है। जो आपने बताया 1 mg से, वो तो ओरल था। अच्छा, वो ओरल वाला था। ये इंजेक्टेबल है। ओज़ेम्पिक, ओरल का नाम है राइबेल्सस, इंजेक्टेबल का नाम है ओज़ेम्पिक। ओके, इसकी डोज स्टार्ट होती है 0.25, अच्छा, 0.5 और 1 mg। नॉर्मली हम कहते हैं कि हाँ 0.25 से स्टार्ट करो, 1 महीना देखो पेशेंट ने टॉलरेट किया, नेक्स्ट मंथ में 0.5 करिए, टॉलरेट किया, फिर थर्ड मंथ से 1 मिलीग्राम को कंटिन्यू करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अपने लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं इस ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है। ट्रीटमेंट को स्टॉप करना ही नहीं है ना, जहाँ आपने ये ट्रीटमेंट, दिस इज कंटिन्यूअस, Till- लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग। यस, दिस डिजीज है। आप थायराइड की मेडिसिन नहीं, लेते बट हैं, अगर किसी का डायबिटीज रिवर्स हो गया या वेट लॉस हो गया, तो अब क्यों फिर कंटिन्यू? उसको मेंटेन करने के लिए दवाई कंटिन्यू करनी है। वेट लॉस हो गया, आपने दवाई बंद करी, वेट फिर से रिगेन हो जाएगा। अगर हमें कोई चीज पे इतनी डिपेंडेंसी हो गई कि लाइफ लॉन्ग वो लेते ही रहना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात तो है, फिर जैसे तो बाकी बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर है, बट बीमारी तो ठीक हो गई, एक बार ब्लड बीमारी प्रेशर ठीक रिवर्स होगी, हो गई। ब्लड प्रेशर की दवाई बंद नहीं होती, ब्लड प्रेशर की दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती बट है। यही जब हम लाइफस्टाइल से करेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हो। अगर किसी मेडिसिन को मुझे टिल द एंड ऑफ माई लाइफ लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आई कैन नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन समथिंग।
आपकी बात सही है, लेकिन जब हम इसको एक डिजीज का दर्जा दे रहे हैं, बाकी बीमारियों के तरह, जैसे हम लोगों को कहते हैं कि डायबिटीज की डिजीज आपको उम्र भर दवाई खानी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बट एक बार रिवर्स हो जाए तो फिर नहीं जरूरत पड़ती ना? नहीं, क्यों नहीं होती? टाइप 2 डायबिटीज तो रिवर्स होती है ना? रिवर्स नहीं हो सकती, ये मिसनोमर है, मिसकंसेप्शन है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ डायबिटीज रिवर्स नहीं होती, एक बार डायबिटीज हो गई लाइफ लॉन्ग, आप इसको रेमिशन कह सकते हैं। हाँ। ये वर्ड रिवर्सल नहीं कह सकते। What is the difference between reversal and remission? रिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो आपका एक मापदंड है HbA1c, वो 5.7 के नीचे चला जाए और हमेशा रहे नीचे। एक बार आपने 5.7 के नीचे लिया, आपने कहा मैंने तो डायबिटीज को रिवर्सल कर दिया, लेकिन हाउ लॉन्ग, कब तक? 5 साल के बाद वो फिर आ जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा ना अब आगे लाइफस्टाइल फिर कैसा है। हाँ, अगर तो मैंने लाइफस्टाइल मेंटेन किया, लाइफस्टाइल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल थ्रू आउट हिज लाइफ। बट अगर एक बार लेट्स से किसी का HbA1c एक्सीड हो गया था, 5.7 से नहीं था, 9 से ऊपर हो गया था, 10 पहुंच गया था, 11 पहुंच गया था, से नीचे लिया। अब उसने मेहनत करके अच्छे डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब करके 6 से नीचे ले आया वो, और अब अगर उसका मेंटेन हो रहा है और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। नॉर्मल लाइफ का मतलब अच्छा खा रहा है, वंस इन अ वाइल बाहर से भी खा रहा है, मीठा अवॉइड कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, वंस इन अ वाइल मीठा खा रहा है, और वो मेंटेन कर पा रहा है, दवाइयों पे या इंसुलिन के इंजेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा, तो एक नॉर्मल लाइफ तो जी रहा है ना वो आपकी बात इंसान। सही है, उसको हम कहेंगे ठीक है वो मेंटेन करना है, उसने अपने डायबिटीज को जो है रेमिशन में ले आया है। क्योंकि देखो रिवर्सल की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी है कि आपने डिजीज को जड़ से खत्म कर दिया। अब टाइप 2 में अगर किसी का 9 से 6 आ गया है, बिलो 6 आ गया है, मेंटेन कर तो सकता आप इसको रेमिशन क्यों कह रहे हो, रिवर्सल क्यों नहीं कह रिवर्सल रहे? नहीं कहेंगे रमेश, क्योंकि ये जो 6 है ये रिवर्सल की परिभाषा में नहीं आता है। आप इस मरीज को फॉलो करिए, उसने रिवर्सल कर लिया, राइट, फॉलो करिए कि डाउन द लाइन 10 साल के बाद उसका वैसी HbA1c है कि नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता अगर वो फिर से अनहेल्दी लाइफस्टाइल में चला जाता है तो। वो तो अगर कोई एब्सोल्युटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल में चला जाता है तो उसका भी बढ़ेगा, और जिसका पहले से बढ़ चुका है उसके चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे थोड़े से। बट अगर वो मेंटेन करता है लाइफस्टाइल तो फिर तो मेंटेन रहेगा ना। आप ये बात सही है कि दिस इज ए मैटर ऑफ डिबेट, हमारे यहाँ डिबेट होती है। हाँ, क्योंकि मेडिकल सर मैंने खुद किया है, मैंने लोगों को डाइट प्लान देकर उनका HbA1c कंट्रोल किया है और सालों साल तक कंट्रोल किया है। मेरे घर में, मेरे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं मेरे अपने, जो डायबिटीज रिवर्स करके बैठे हैं और आज की डेट में एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। मैं कह रहा हूँ ना, इस पर काफी डिबेट है। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो हमारी डिबेट होती है, उस डिबेट में एक टॉपिक होता है डायबिटीज रिवर्सल वर्सेस रेमिशन, व्हिच इज ट्रू। सो द डिक्शनरी डेफिनेशन सेज रेमिशन, disease is quiet but still exists. Yes. The condition is under control and symptoms or markers are back to normal range without active medication. Absolutely. Okay. So diabetes के context में HbA1c comes below diagnostic range, which is below 6.5. Yes. अब reversal पे आते हैं तो underlying dysfunction has improved significantly. The metabolic problem that caused the disease has meaningfully improved or normalized through lifestyle, weight loss, medical therapy, yes, things like these. Improved significantly. See the definition. So अगर lifestyle diet से भी significantly अगर हम कर रहे हैं तो that means उसको we can call it reversal. You can, but reversal can be for some time, yes, years, many years. Yeah. But the root cause, जो insulin resistance है, that remains in the body. You cannot do away with the insulin resistance. Ozempic पे वापस आते हैं। Ozempic की मदद से अगर किसी ने अपने डायबिटीज को रेमिट या रिवर्स कर लिया और अंडर कंट्रोल ले आया, तो अब उसे कुछ टाइम के बाद उसने लाइफस्टाइल भी मेंटेन करी हुई है। आपने पहले ही बोला था कि Ozempic के साथ भी आपको डाइट, लाइफस्टाइल करना पड़े। अगर वो सही कर रहा है सब कुछ, तो अगर वो छोड़ भी दे इंजेक्शंस लेना, तब भी तो उसकी लाइफ नॉर्मली लीड कर सकता है। आएगी, लेकिन जितनी भी स्टडीज, जितनी भी रिसर्च हुई है, Ozempic को छोड़ने के बाद 1 साल के बाद जो सारा जो चेंजेस आपकी बॉडी में तो सब वापस आ जाते हैं। जस्ट लाइक किसी लाइफस्टाइल को छोड़ने के बाद या डाइटरी हैबिट को छोड़ने। सो बेसिकली इट इज वर्किंग जस्ट लाइक दैट, इट इज जस्ट गिविंग यू एन एक्स्ट्रा हेल्प। यस। Okay, let's end the debate here. But it was interesting. Natural. ये जो हमने मेडिकल
इंटरवेंशन की बात की, ये किस स्टेज में ज़रूरी है? एक तो आपने बोला कि डायबिटीज़ या जिनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग नेचुरली वेट लूज या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए केपेबल हैं, उनका कंट्रोल है अपने डाइट, लाइफस्टाइल, सब चीज़ों पे, क्या उन्हें भी ज़रूरत है? ठीक है, इसके बारे में 2-3 आपको फिर कहानियां सुनाता हूँ। Okay. कई साल पहले अमेरिका में उन्होंने एक ट्रायल किया था जिसको बोलते थे डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, डायबिटीज को कैसे रोका जाए। 10 साल तक वो स्टडी चली थी। Okay. DPP बोलते हैं, बड़ा कॉमन नेम है। उन्होंने 2 ग्रुप लिए, एक में केवल डाइट और फिजिकल एक्टिविटी किया, एक में इन्होंने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दवाई दी जिसका नाम था मेटफॉर्मिन। फिर 10 साल के बाद देखा रिजल्ट में कितने पेशेंट थे जो कि डायबिटीज से बच गए, कितने पेशेंट थे जिनको डायबिटीज चली। तो उन्होंने देखा जो लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज में थे वो मैक्सिमम बेनिफिट पे थे। तो जिनको साथ में दवाई भी चली थी उनको भी बेनिफिट हुआ, लेकिन जितना ज़्यादा बेनिफिट लाइफस्टाइल में हो उतना वो ड्रग वाले में नहीं हुआ। 3 महीने तक लोगों को कहो कि अपनी डाइट और एक्सरसाइज से करिए और 3 महीने में अगर अपना रिजल्ट दिखा देते हैं तो हम आपको दवाई नहीं देंगे। लेकिन वो कंसेप्ट चेंज हो गया फिर रिसेंटली। अगर डे 1 से अगर आप उसको हिट हार्ड करते हैं, हिट हार्ड मीन्स एग्रेसिव कंट्रोल, ओके, हार्ड मीन्स आपने दवाइयाँ दी, एक्सरसाइज दी, लाइफ, और शुरू में जो आपने शुरू के 3 महीने में हिट हार्ड करके डायबिटीज को कंट्रोल में रखा, उसका जो बेनिफिट है वो आप 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपका HbA1c 8 था, 3 महीने में आपने दवाइयाँ दी, 1 नहीं 2 दिन लाए, उसको ले आया 6.5 था 3 महीने में के बाद। सो डायबिटीज से जो पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैं बता देता हूँ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, न्यूरोपैथी जो नर्व का डिसफंक्शन होता है, किडनी फेलियर दी नेफ्रोपैथी, आइज का जैसे रेटिनोपैथी होता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन अगर 10 साल के बाद सोचे मुझे अब दवाइयाँ नहीं खानी, मैं छोड़ देता हूँ, मेरा बढ़ने दो HbA1c, अगर 10 साल के बाद अपने टारगेट पर नहीं रहे और आपका HbA1c बढ़ रहा है, फिर भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। शुरू में जो आपने अच्छा कंट्रोल किया वो आपके सेल के अंदर घुस गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो जो घुस गया कि हाँ अब 10 साल के बाद भी नहीं, तो ये सारा बेनिफिट तब तक चलता रहेगा। फिर उन्होंने देखा कि जिनको हमने कंट्रोल में नहीं किया, जिनका 10 साल तक कंट्रोल में नहीं था, हमने 10 साल के बाद कंट्रोल करना शुरू किया। उनको हम ले आए नॉर्मल HbA1c पर, और जो दूसरा ग्रुप था जो कंट्रोल में था उसने बिगाड़ दिया। कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ये बहुत बड़ी स्टडी थी। तो उससे ये सारा हमारा जो मेन है ये आइडिया चेंज हो गया कि नहीं, हम पहले लाइफस्टाइल, डाइट एंड एक्सरसाइज से करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, आज आपका शुगर ज़्यादा है, HbA1c ज़्यादा है, आप लाइफस्टाइल भी करो, डाइट भी करो, एक्सरसाइज भी करो, और जो डॉक्टर आपको दवाई देता है उसको डे 1 से लो। Okay, hit hard. Bring down the hit hard Okay. this so that within 3 months you are back to the HbA1c normal, जिससे बाद में आप डायबिटीज से पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बिग स्टेटमेंट। पूरी दुनिया में लोग उसको मानते हैं। I think of it like a cricket match. जब शुरू में हम बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, ज्यादा रन बना लिए, तो उसके बाद मेंटली बंदा हार जाता है सामने वाला। हाँ। कोई रेंज भी है या कोई स्पेसिफिक BMI या कोई स्पेसिफिक ओबेसिटी के जो आपने हमें रेंजेस बताई थी कि किस रेंज में आप सजेस्ट करते हो कि मेडिकेशन पे जाया और किस रेंज तक हम सिर्फ लाइफस्टाइल को कंट्रोल? जो स्टडीज हुई हैं सारी, उसमें ये लिखा है कि अगर आपका HbA1c मोर देन 7.5 है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, तो आपको शुरू में हिट हार्ड करना जरूरी है। इनफैक्ट अब ओज़ेम्पिक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकमेंडेड even as a first line therapy. As a first line therapy? This is something like, मेरे पास पेशेंट आया 98 kg का है, आया HbA1c 8 है, 8.5 है, अब उसको वेट भी कम करना है, शुगर भी कम करना है। WHO का इसके ऊपर क्या कहना है? About ये all जो these सारी जो गाइडलाइंस आती हैं, ये सारी वेस्टर्न गाइडलाइंस में मिलकर तब आती हैं। यानी कि हम इंडिया में अपनी गाइडलाइंस बना सकते हैं। Okay. So ये यूनिवर्सल गाइडलाइंस आती है। Why do we see mixed reactions around these molecules? मतलब मैं हर तरह के एक्सपर्ट से बात करती हूँ. I have seen people talking in favor and kind of promoting कि हाँ ये लेना चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है लेना चाहिए, फ़ायदा ही होगा. But then there are people who are totally against it, पूरी तरह बैश करते हैं. वो क्यों है? जब मीडिया में लोग पढ़ते हैं
कि ओज़ेम्पिक के यूज से जो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन होती हैं, इश्चेमिक, ऑप्टिक, न्यूरोपैथी, जो आइज में। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है गैस्ट्रोपेरेसिस, की लोगों को गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, वोमिटिंग होती है। तीसरा लोगों का है कि कईयों को थायराइड कैंसर हो जाता है। ओके। ये लोगों ने सुना है कि कई देखा गया है एनिमल स्टडीज में कि एक कैंसर होता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, वो हो जाता है। फिर उन्होंने देखा कि कई इस दवाई से पेनकाटाइटिस हो गया कईयों को। ओके ओके। पेनकाटाइटिस इज वेरी सीरियस कंडीशन। अब इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। राइट। जहाँ तक पेनकाटाइटिस का सवाल है, वो जो फियर है वो माइंड से हटा दिया गया है, लेकिन हम लोगों को कहते हैं अगर आपको पास्ट में कभी भी पेनकाटाइटिस हुई हो तो आप ये मॉलिक्यूल यूज़ ना करिए। अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं या कोलिसिस्टाइटिस, जो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, तो आप मॉलिक्यूल मत यूज़ कीजिए। अगर आप रेगुलर ड्रिंकर हैं, डेली अल्कोहल लेते हैं, जिसमें भी अल्कोहलिक पेनकाटाइटिस के चांसेस रहते हैं, ऊपर से मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको पेनकाटाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। थायराइड कैंसर में क्या होता है कि हम हर एक डॉक्टर को कहते हैं, जब भी पेशेंट आता है, जब देते हैं ये, आप देखिए उसके थायराइड ग्लैंड को पैल्पेट करके देखिए, कोई नोड्यूल तो नहीं है, कोई हार्ड नोड्यूल तो नहीं है। ओके। नॉर्मली छोटे छोटे नोड्यूल होता है, पीपल उसको इग्नोर कर देता है, पता नहीं चलता, वो डॉक्टर ही देख सकता है एग्जामिन करके। अगर नोड्यूल निकला तो उसकी आप नीडल बायोप्सी करके देखें, इसमें कोई कैंसर तो नहीं है, क्योंकि आपने वो नहीं किया और आपने इंजेक्शन दे दिया, उसको थायराइड कैंसर हो गया तो यू विल बी इन ट्रबल। थर्ड पार्ट आता है ये गैस्ट्रोपेरेसिस, जो स्टोमक की मोटिलिटी खत्म कर देता है। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो जाती है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, वो जो कैंडिडेट है जिनको कि एक कहते हैं यार मैं थोड़ा सा भी खाना खाता हूँ मेरा पेट लगता है भर गया, वो एक सिम्टम होता है गैस्ट्रो या ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का, एक प्रकार के गैस्ट्रोपेरेसिस का। उन मरीज में आपको ये मॉलिक्यूल नहीं देना चाहिए। ओके ओके। अब हम आते हैं आँख पर। बहुत पहले एक स्टडी हुई थी इसी मॉलिक्यूल पर, समाग्लोटाइड पर, जहाँ उन्होंने देखा कि इसमें जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जो आंखों की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। इनफैक्ट एक वार्निंग लग लिया था, आ गया था WHO से, FDA से, कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी को बढ़ाती है। फिर उन्होंने कंपनी वालों को कहा कि एक आप डेडिकेटेड ट्रायल करिए कि इस मॉलिक्यूल को देखकर, समाग्लोटाइड को, कि रेटिना पर कोई इफेक्ट पड़ता कि नहीं है। 5 साल वो ट्रायल चल, जिसमें मैं भी वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर था। अच्छा। इन अवर हॉस्पिटल। तो हमने अभी ट्रायल खत्म किया है, अभी रिजल्ट आने बाकी है, तो मैं बता नहीं सकता अभी। लेकिन जो अभी तक ये क्लियर है, ये जो दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन, नया कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया, नियॉन बोलते हैं इसको, ये एंटीरियर ऑप्टिक इश्चेमिक न्यूरोपैथी, वो देखा गया है कि इट इज़ अ बाई चांस, अगर 1 लाख में एक मरीज को भी होता है, कि यू कांट से कि दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द डिजीज। उनमें देखा गया है कि जहाँ आपने शुगर बहुत सडनली डाउन किया, 300-400 था, सडनली आप 100 पर ले गए, सडन फॉल इन शुगर एक रिस्क फैक्टर है जिसमें कि वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आपने मरीजों को बताया कि हम आपका स्लोली शुगर करेंगे। तभी हम कहते हैं ना कि इन 4 कॉम्प्लिकेशन को पेशेंट से डिस्कस करना चाहिए। पेशेंट से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए एज ए डॉक्टर। राइट। और उनको बताना है कि ये साइड इफेक्ट्स हैं जो नोटेड हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ आपको समझ के दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे ये ड्रग OTC है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाएगी। यस। और अभी तो इसका पेटेंट खत्म होने वाला है, और जो कभी 50 कंपनी आएंगे ये दवाई बनाकर, जेनरिक्स, कुछ पता ही नहीं उनकी एफिकेसी का, क्योंकि जो इसका रिसर्च है, मेथडोलॉजी जो बनाने का तरीका है, यूनिक है। वो पेटेंट किसी के पास नहीं होगा, वो उन्हीं के पास है, इनिशियल कंपनी के पास। जेनरिक्स वाले उसकी कॉपी कैट्स बनाते हैं, वो 1/3 और 1/4 प्राइस में कॉपी कैट बनाएंगे, लेकिन उनकी एफिकेसी भी उतनी कम हो जाएगी। अभी कोई ट्रायल ही नहीं हुआ है जेनरिक्स का। इस पर तो दुनिया भर के ट्रायल हो सकते हैं, ओज़ेम्पिक के कार्डियोवास्कुलर ट्रायल हो सकते हैं, रेनल ट्रायल हो सके हैं, दुनिया भर के सारे ट्रायल हो सकते हैं, स्लीप अपनी आप फैटी, दुनिया भर के, मतलब ऑथेंटिकेटेड, वेल टेस्टेड, और लाखों लोगों पर इन्होंने क्या ये एक्सपीरियंस किया है। अगर नए जेनरिक्स आएंगे वो तो उस पर तो किसी ने कोई काम ही नहीं किया है। राइट। बट आएंगे जेनरिक्स, मार्केट में आएंगे, कम दाम में लोग लेंगे और डॉक्टर्स लिखेंगे। बट जो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, जेनरिक्स अच्छा है, हम ये नहीं कहते, और
Even government also popularized the generic name. But see where the generics are being manufactured. और देखो कैसी कितनी उसकी एफिकेसी होती है. इज हार्ड कंपटीशन और प्राइस वॉर से जो है फिर लोग ज़्यादा जेनरिक्स पर जाएंगे, ओरिजिनल पर नहीं जाएंगी. बट ये जो मेरा साइंटिफिक ये है कि यू कैन नॉट आइडियली मैच द सेम टेक्नोलॉजिकल R&D इन मेकिंग दिस मॉलिक्यूल. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो अपील है कि इट शुड बी मेड ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, not OTC. I can't tell you the stories and stories and stories of people getting this molecule from Gulf countries and in bulk for years together and taking the medicine without doctor's advice. So there's something which is out of control in our hands. I don't know how to do that. And prescription drug means particularly by the endocrinologist or a trained diabetologist or a physician. So this thing is one important which message should go to the masses. और इनकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट को बोलने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगा. हाँ जी. इस ड्रग में पैसा खर्च, इट इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू. इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आप जो डायबिटीज से आपको कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करने में जो पैसा खर्च होगा, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो या डायबिटिक फुट हो या कैटरेक्ट हो, लाखों रुपए आप खर्च कर देते हो ट्रांसप्लांट इसमें. लेकिन अगर वो सोचकर इस पे अगर इन्वेस्ट करो कि जिससे आप उस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, तो प्राइस शुड नॉट बी ए कंसिडरेशन. एक बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए. फिर भी मैं बता देता हूँ, जब भी कोई नई रिसर्च आती है, आपको पता है 10 से 15 साल लग जाते हैं रिसर्च. इससे पहले जब भी कोई नया मॉलिक्यूल मार्केट में आता है, तो आप इमेजिन करिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी ड्रग को बनाने में. तो कंपनी को रिकवरी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. अब ये जो मॉलिक्यूल है थोड़ा कॉस्टली है कि इतनी रिसर्च गई है. 2200 रुपया इसका पर वीक का कॉस्ट है. पर वीक का मतलब 1 इंजेक्शन 2200 रुपया का है. और एवरी वीक इंजेक्शन लगना है. ओके, सो समवेयर अराउंड 8-9,000 पर मंथ की एक इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या एक स्पेंड बोल सकते हैं. अगर आप 9-10 हज़ार पर महीने शुरू में खर्चा है ये. और जैसे जैसे डोज बढ़ती रहती है 200-300 रुपये और बढ़ जाते हैं. ओके, उस हिसाब से देखेंगे. अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करके समझो उसको आप खर्च कर रहे हैं, आगे जाकर जो कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने में आपका बहुत पैसा खर्च होगा, वो उससे आप बच जाएंगे. नहीं, वो तो हेल्थ के लिए आप जो भी करते हो वो एक इन्वेस्टमेंट ही है. हेल्थ इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट. इट्स द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ. अपना हेल्थ का इंश्योर कर रहे हैं आप अपना ट्रीटमेंट करके. वेरी ट्रू. तो उसके ऊपर हमें खर्चा करने से पहले भले ही आप कोई एक नए पेयर ऑफ शूज खरीद रहे हो, नए पेयर ऑफ कपड़े ना खरीदे, इसमें बचा लें. एग्जैक्टली. अलॉन्ग विद the help of medications like Ozempic, what are the essential lifestyle changes or habits one should maintain? Small frequent meals. Okay. Don't eat at a time. Eat slowly. Chew your food slowly. Don't be in a hurry. Hurry and curry spoils your health. And good amount of fiber. Fiber इंडिया में हमारे यहाँ जैसे सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं, स्प्राउट्स हैं, दुनिया भर के फाइबर हैं. एंड कट डाउन दी डायरेक्ट शुगर आइटम लाइक फिजी ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, वेरी फेवरेट फॉर द लेडीज. डॉक्टर मैं तो डार्क चॉकलेट खाता हूँ, उससे तो कुछ होता नहीं. दैट इज ऑल्सो ए मिसकंसेप्शन. डिपेंड करता है कि कितनी डार्क चॉकलेट है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, फिर भी एंड क्वांटिटी क्या है. नहीं सर, प्लीज चॉकलेट को कुछ मत कहो. ओके. थर्ड थिंग मैंने बताया डाइट, एक्सरसाइज. कुछ भी नहीं है. आधा घंटा तो वॉक करिए ना सुबह शाम. बिस्तर छोड़ दीजिए, जल्दी वॉक करिए. अगर पॉल्यूशन बाहर है घर के अंदर करिए. लास्ट में जो मैंने बताया स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी ट्रू. प्रॉपर स्लीप एट प्रॉपर टाइम. आजकल के लोगों की तरह नहीं. तो ये तो मेंटेन करना ही होगा. ये नॉन नेगोशिएबल है. 3 वर्ड बताऊंगा. ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, स्लीप वेल. थैंक यू सो मच डॉक्टर. इट वाज वेरी इंसाइटफुल. हमने बहुत ही एक सही मौके पे वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है वो आ रहा है, उस टाइम पे हमने ओबेसिटी को बहुत बड़ा कैंडिड था ना ये सारा डिस्कशन. बड़ा कैंडिड था. बहुत कैंडिड था. बहुत ही होलसम पॉडकास्ट था पूरा ओबेसिटी के ऊपर. होलिस्टिक एंड होलसम. तो आई होप कि लोगों को भी बहुत फायदा हुआ होगा. Thank you so much. Thank you very much.